दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, कल किन्हीं कारणवश जो है ई दृष्टि का डिस्कशन नहीं हो पाया था। ठीक है, किन्हीं कारणवश का सॉफ्टवेयर इशू की वजह से ई दृष्टि का डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो इस डिस्कशन को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट वाला डिस्कशन हमारा रात का रह गया था, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहले हमने बात कर ली है आर्थिक परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बात कर ली है। आज का हमारा फोकस आर्थिक परिदृश्य पर रहेगा। तो शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम दो पार्ट में इसको डिस्कस कर रहे हैं। कैसे कैसे? एक तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट और दूसरा इसका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट की वीडियो आपको सुबह मिलती है और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की वीडियो आपको शाम को मिलती है। लेकिन यह क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाला वीडियो आपको शाम को नहीं मिल पाया था, इसी वजह से आज सुबह पब्लिश किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और हाँ, हिंदी पर ध्यान देना मत छोड़िएगा, 60 क्वेश्चन है हिंदी पर, भूलिएगा मत। ठीक है, और हिंदी के लिए हमारी तरफ से लगातार पूरी सीरीज चलाई जा रही है, जो कि अब कंप्लीट होने वाली है लगभग। इसके बाद हम यूपी स्पेशल शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 4 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सहकार कोऑपरेटिव चैनल का शुभारंभ किया गया। यह चैनल किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भैया, सहकार कोऑपरेटिव चैनल जो है एनसीडीसी यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू किया गया, जो कि 4 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था। ठीक है, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, 6 अगस्त 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-24 जारी किया। इसके अनुसार गोल्ड ज्वेलरी पर अब बैंक कितने प्रतिशत तक लोन दे सकेंगे? तो अब गोल्ड ज्वेलरी पर बैंक जो है 90% तक, यानी कि गोल्ड ज्वेलरी का जितना मूल्य होगा उस मूल्य के 90% तक लोन देंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन से हमको कुछ चीज़ें पता चलती। पहली चीज़ तो यह है कि 6 अगस्त 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020 से 24 जारी हुई। दूसरी चीज़, एमपीसी यानी कि मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए मौद्रिक नीति से संबंधित कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जान लीजिए। तो इसमें देखिए बात की गई है रेपो दर को 4% रखने की। तो रेपो दर क्या होता है बताइए, बोलिए। देखिए थोड़ा सा जोर डाला करिए। ठीक है, जहाँ जहाँ ये वर्ड आए उस पर जो है आपको अगर ना पता हो तो उसकी डिफिनीशन गूगल करके चेक कर लिया करिए, बहुत आसान है आजकल। ठीक है, तो देखिए रेपो दर वह रेट होती है जिस दर पर जो है आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, वह रेपो रेट होती है। ठीक है, अनुसूचित बैंकों की। ठीक है, और आगे बात करते हैं रिवर्स रेपो की दर 3.35% निर्धारित की गई है। सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक रेट, ठीक है, एमएसएफ और बैंक रेट दोनों को 4.25% रखा गया। ठीक है, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020 से 24 में, जो कि 6 अगस्त 2020 को जारी की गई थी रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो देखिए रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो वह होता है जिस दर पर आरबीआई द्वारा बैंकों से जमाएं स्वीकार की जाती हैं। ठीक, एमएसएफ वह रेट होती है जिस दर पर बैंक जो है वह अपने तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने एसएलआर में कमी करके, एक सेकेंड, ठीक है, तो एमएसएफ वह होता है जिस दर पर बैंक जो है अपने एसएलआर में कमी करके अपनी तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, एसएलआर के बेस पे उधार लेते हैं। ठीक, और बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट वह रेट होती है जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देता है, उसे बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, तो बैंक रेट और एमएसएफ दोनों 4.25% है, रिवर्स रेपो 3.35% और रेपो रेट हो गई है 4%। ठीक, याद रहेगा आपको। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में एग्री कमोडिटी में विकल्प अनुबंधों को लॉन्च करने वाला देश का पहला एवं सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन सा है? तो एग्री कमोडिटी में विकल्प अनुबंधों को लॉन्च करने वाला देश का पहला और सबसे बड़ा एक्सचेंज बना है एनसी डेस्क। ठीक, NCDEX। नेक्स्ट बताइए, L&T सर्विसेज द्वारा अमेरिकी फर्म ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा? तो L&T द्वारा जो है अमेरिकी फर्म ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जुलाई 2020 में किस मंत्रालय द्वारा निवेश मंजूरी सेल की स्थापना की घोषणा की गई? तो एवियन मिनिस्ट्री यानी कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जो है निवेश मंजूरी सेल की स्थापना को मंजूरी दी गई है जुलाई 2020 में। नेक्स्ट, आवर्ती भुगतान यानी कि रिकरिंग पेमेंट हेतु यूपीआई ऑटो पे सुविधा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यूपीआई ऑटो पे सुविधा को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया। आवर्ती भुगतान कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट से आपके बैंक से पैसा कट जाता है, उसी को बोलते हैं आवर्ती या रिकरिंग पेमेंट। ठीक है, अब यह यूपीआई बेस पे भी होता है। ठीक, एक बार आप सेटिंग अपनी कर देंगे यूपीआई में तो फिक्स टाइम पर वह पैसा अपने आप आपके अकाउंट से कटने लगता है, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह में नहीं होता है। ठीक है, ईएमआई का जैसे नियम होता है, ईएमआई कटती रहती, सेम वही चीज़ यहाँ पर लगाई गई है।
चलिए नेक्स्ट बताइए। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कैबिनेट द्वारा 3 सामान्य बीमा कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कुल कितने करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई? तो इन तीनों बीमा कंपनियों को 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है जुलाई 2020 में, ठीक है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को। नेक्स्ट, जून 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी ऋण में बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋणों का योगदान कितना है? तो जून 2020 में जो आंकड़े जारी हुए थे उनके अनुसार भारत के विदेशी ऋण में बहुपक्षीय ऋणों का योगदान है $60 बिलियन का और द्विपक्षीय ऋणों का योगदान है $27.2 बिलियन का। नेक्स्ट, 27 जून 2020 को आरबीआई ने सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि एमएसएफ के तहत बैंकों के वर्धित उधार सीमा को किस तिथि तक लागू रखने का निर्णय लिया? तो एमएसएफ के तहत जो है बैंकों के वर्धित उधारी सीमा को लागू रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया 30 सितंबर 2020 तक। नेक्स्ट बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के हवाई एयरपोर्ट कारोबार में शामिल होने हेतु भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा रक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा समझौता किया गया है? तो यह समझौता किया गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। भारतीय विमान प्राधिकरण का किस लिए किया गया है? तो यह जो है यानी कि भारतीय विमान प्राधिकरण अब एशिया क्षेत्र के हवाई एयरपोर्ट कारोबार में शामिल होना चाहता है। नेक्स्ट, गूगल द्वारा अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में कुल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किस फंड के तहत किया जाएगा? तो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत जो है गूगल अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में कुल मिलाकर के 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, ठीक है, या करना चाहता है। नेक्स्ट बताइए। 1 जून 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने विपणन सीजन यानी कि खरीद सीजन 2020-21 के लिए सभी व्यापारिक खरीफ फसलों, वहाँ मैंने खरीद बोला था, यहाँ मैंने खरीफ बोला है, ठीक है। तो बताइए, सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसके तहत धान की जो सामान्य क्वालिटी होती है, ठीक है, धान की सामान्य क्वालिटी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। तो 2020-21 के लिए MSP निर्धारित किया गया धान की सामान्य क्वालिटी के लिए 1868 रुपये प्रति कुंटल, ज्वार जो है हाइब्रिड क्वालिटी के ज्वार के लिए 2620 रुपये प्रति कुंटल, बाजरे के लिए 2150 रुपये प्रति कुंटल, मूंगफली के लिए 5275 रुपये प्रति कुंटल और अरहर के लिए 6000 रुपये प्रति कुंटल, ठीक है। याद रहेगा आपको। देखिए यहाँ से एक चीज़ और याद रखिए, खरीफ फसलों में कौन कौन सी फसल शामिल होती है? धान, ज्वार, बाजरा, ठीक। वहीं MSP का निर्धारण या MSP का अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो MSP का अनाउंसमेंट किया जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि CCEA के द्वारा, ठीक है। और इसकी सिफारिश कौन करता है बताइए, देखिए गूगल करके। नेक्स्ट, 29 मई 2020 को फोर्ब्स द्वारा विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2020 जारी की गई। इस सूची में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो फोर्ब्स की विश्व के उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों या खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी रोजर फेडरर को। वहीं भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल है विराट कोहली 66वें स्थान पर, ठीक, इनका नंबर 66वां था। नेक्स्ट, 22 मई 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC, ये 22 मई वाली बात हो रही, पिछली बार जो हमने बात की थी वह 6 अगस्त की बात की थी जो कि लेटेस्ट का था, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर 22 मई 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिए। इसके तहत RBI ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती की गई? तो RBI द्वारा नीतिगत रेपो रेट में की गई कटौती थी 40 आधार अंकों की, ठीक है। और रेपो रेट घट करके हो गया था 4%, जो कि वर्तमान में भी 4% है, ठीक। रिवर्स रेपो कितना है? 3.35%। और बैंक रेट और MSF दोनों जो है 4.25%। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, 17 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 7 सेक्टरों में सरकारी सुधारों और सहायक उपायों की घोषणा की। इसके तहत रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मनरेगा के लिए आवंटन में कितने हजार करोड़ रुपए की वृद्धि की गई? तो मनरेगा को जो कुल बजट आवंटन था, उस बजट आवंटन के अलावा मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त की व्यवस्था की गई रोजगार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, 16 मई 2020, देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में कल के सुबह वाले लेक्चर में पूरा डिटेल से डिस्कशन किया गया है। जिनका वो छूट गया है वो जा करके जरूर देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए,
16 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 8 सेक्टरों में ढांचागत सुधारों हेतु प्रमुख घोषणाएं की। इसके तहत स्वचालित मार्ग यानी कि ऑटोमेटिक रूट के जरिए रक्षा विनिर्माण मतलब कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत की गई। तो अब जो है रक्षा विनिर्माण यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट से जो है एफडीआई 49 से बढ़ के 74% हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट 13 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 के विरुद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में व्यवसायों विशेषकर एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की इनको राहत और ऋण संबंधी सहायता देने के लिए अहम उपायों की घोषणा की। इस घोषणा के तहत एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से कितने हज़ार करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी। तो एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के तहत जो है 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ठीक है, जो एमएसएमई फंड ऑफ फंड लॉन्च हुआ है। ठीक है, एमएसएमई की परिभाषा भी बदली गई आत्मनिर्भर भारत अभियान में। ठीक है, माइक्रो वह उद्योग बोले जाएंगे, उनको माइक्रो लेवल का उद्योग बोला जाएगा जिनमें इन्वेस्टमेंट की सीमा 1 करोड़ तक होगी और प्रॉफिट की सीमा होगी 5 करोड़ तक। वहीं एक सेकंड रुकिए, मुझे भी तो चेक करना होगा। हाँ सही है, माइक्रो के लिए वही है, माइक्रो के लिए 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की सीमा होगी और टर्नओवर उसका होना चाहिए यानी कि टोटल टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ तक का। वहीं स्मॉल के लिए देखिए ये सारी चीज़ें कल के लेक्चर में आपको बताई गई थी। ठीक है, स्मॉल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। स्मॉल इंटरप्राइजेज वे इंटरप्राइजेज होंगे जिनमें इन्वेस्टमेंट की सीमा 10 करोड़ तक होगी और टर्नओवर जिनका होगा 50 करोड़ तक का। और वहीं मध्यम यानी मिडिल इंटरप्राइज वो इंटरप्राइज होंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट की कुल सीमा होगी 20 करोड़ तक की और टर्नओवर जिनका होगा 100 करोड़ से कम का। ठीक है, 100 करोड़ से कम का टर्नओवर रहना चाहिए। चलिए फिर से कह रहा हूँ, जो लेक्चर आपको छूट रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वाले लेक्चर यूं ही नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, उनको भी आपको करना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सिर्फ जुड़े ही नहीं हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से जुड़े हुए हैं। आप किसी को छोड़ करके किसी को कंप्लीट करेंगे तो पूरी की पूरी बुक या पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए अधूरा रह जाएगा। ठीक है, आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा, इसीलिए किसी लेक्चर को छोड़िए मत। नेक्स्ट, मई 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने संबंधी वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। तो लाख की खेती अब छत्तीसगढ़ में कृषिगत गतिविधि होगी। ठीक है। नेक्स्ट, 14 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की। इसके तहत शिशु मुद्रा ऋण यानी कि कितना ऋण दिया जाता है शिशु मुद्रा ऋण के तहत। शिशु मुद्रा ऋण के तहत 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, तो बताइए, तो शिशु मुद्रा ऋण लेने वाले 12 माह के लिए कितने प्रतिशत ब्याज, लेने वालों के लिए 12 माह के लिए कितने प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। तो जो लोगों ने शिशु मुद्रा ऋण लिया है उनको अगले 12 माह तक ब्याज भुगतान में 2% की छूट मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, 15 मई 2020 को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, ठीक, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, इसी के द्वारा एमएसपी का सिफारिश की जाती है और सीसीईए जो है उसे लागू करता है। ठीक, या उसकी घोषणा करता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। 15 मई 2020 को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। इसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है। तो 2019-20 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 295.67 मिलियन टन होने का अनुमान है। ठीक है, ऐसा अनुमान यानी कि फसलों के उत्पादन का अग्रिम अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है। यह लगाया जाता है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा। ठीक है, और अभी लेटेस्ट में इसका तीसरा अग्रिम अनुमान आया है 2019-20 के लिए, जिसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन को बताया गया 295.67 मिलियन टन। ठीक है, जिसमें चावल का उत्पादन 117.94 मिलियन टन होगा, गेहूं का उत्पादन होगा 107.18 मिलियन टन और तिलहन का उत्पादन होगा 35.50 मिलियन टन। गन्ने का अलग से है 358.14 मिलियन टन गन्ने के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, 7 मई 2020 को किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया। तो आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा 7 मई 2020 को। नेक्स्ट, 6 मई 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को पहला स्थान मिला, गौतम अडानी इसमें दूसरे स्थान पर, हिंदुजा ब्रदर तीसरे स्थान पर, पलोनजी मिस्त्री इसमें चौथे स्थान पर और उदय कोटक 5वें स्थान पर रहे। नेक्स्ट बताइए,
21 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कितने माह के लिए बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित की? तो बैंकिंग उद्योग अगले 6 माह तक 21 अप्रैल 2020 से लेकर के अगले 6 माह तक जन उपयोगी सेवा रहेगी। ठीक है, जन उपयोगी सेवा का मतलब यह होता है कोई भी सेवा जिसे जन उपयोगी सेवा घोषित किया जाता है उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार का हड़ताल या फिर विरोध विद्रोह नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपके। चलिए इसी नेक्स्ट बताइए, अप्रैल 2020 में किस आईटी क्षेत्र की प्रमुख भारतीय कंपनी इजराइल की पहली पूरी तरीके से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है इजराइल की पहली पूरी तरीके से डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड कितने करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? ठीक है, वह पिछला वाला 2019-20 का अग्रिम अनुमान था जिसमें 295.67 मिलियन टन उत्पादन के लक्ष्य की बात की गई, उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य रखा जा रहा है 2020-21 के लिए। ठीक, 29 करोड़ 83 लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2020-21 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, 18 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए मौजूदा एफडीआई नीति में संशोधन किया। इसके तहत कौन से देशों के निकाय भारत सरकार की मंजूरी के बिना निवेश नहीं कर सकते? तो वे सभी देश जिनकी सीमाएं जो भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं वे जो है भारत में अवसरवादी अधिग्रहण नहीं कर सकते बिना भारत सरकार की मंजूरी लिए। ठीक है, किसी प्रकार का निवेश उनके द्वारा भारत में नहीं किया जा सकता। ठीक है, सीमा साझा करते हैं सिर्फ वही देश जो सीमा साझा करते हैं, समुद्री नहीं। ठीक है, वे देश जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं, यहाँ पर ऐसे स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिए था। ठीक है, तो जो देश भारत से स्थलीय सीमा साझा करते वे भारत में बिना सरकार की मंजूरी लिए किसी भी प्रकार का निवेश नहीं कर सकते, ताकि ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो है भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को, ठीक है, देखिए कोविड-19 महामारी के कारण बहुत सी कंपनियां अपनी बुरे दौर से गुजर रही। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि दूसरी कंपनियां, दूसरे देशों की कंपनियां आए और भारत की कंपनियों को इस बुरे दौर का लाभ उठाते हुए उनका अधिग्रहण कर लें या फिर उनमें काफ़ी मात्रा में निवेश करके उनके काफ़ी ज़्यादा शेयर्स को अपने पक्ष में कर लें। इसी को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा यह नियम बनाया गया, एफडीआई नीति में ऐसा संशोधन किया गया। ठीक है, और सिर्फ उनके लिए जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 17 अप्रैल 2020 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोविड-19 की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान से बचने के लिए प्रमुख घोषणाएं की। इसके तहत रिवर्स रेपो रेट को कितना प्रतिशत किया गया? तो यह 17 अप्रैल वाली बात हो रही है। ठीक है, अभी मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020 से 24 में कितना किया गया था? 3.35%। लेकिन जो 17 अप्रैल की घोषणा हुई थी उसमें रिवर्स रेपो रेट, जिसमें जो क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, बताइए। रिवर्स रेपो रेट वह होता है जिस दर पर आरबीआई बैंकों से उनकी जमाएं स्वीकार करता है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट में 0.25 अंकों की कटौती की गई थी 17 अप्रैल 2020 को आरबीआई द्वारा। ठीक है, और यह घट करके हो गई थी 4%। ठीक है, और यह 4% से घट करके हो गई थी 3.75%। ठीक, नेक्स्ट, जून 2020 में आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 अपडेट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत आकलित की गई? तो भैया जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अब 2020 अपडेटेड रिपोर्ट है उसमें भारत की विकास दर जो है वह -4.5% आकलित की गई 2020 के लिए। वहीं वैश्विक विकास दर इसके द्वारा आकलित की गई -4.9% और अमेरिका की वार्षिक वृद्धि दर को -8% होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक, नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो भैया अप्रैल विश्व बैंक द्वारा अनुमान लगाया गया कि भारत की जीडीपी जो है 2020-21 में 1.5 से लेकर के 2.8% तक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर का सहयोग पैकेज देने का आश्वासन दिया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी द्वारा जो है भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए राहत पैकेज के रूप में या सहयोग पैकेज के रूप में 2.2 बिलियन डॉलर देने का आश्वासन दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, अप्रैल 2020 में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण संवहनीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर पूरा एक ही रिपोर्ट का नाम है। और चूंकि यह संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है तो आपको रिपोर्ट का नाम भी याद रखना होगा। ठीक है, एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020
संवहनी अर्थव्यवस्थाओं की ओर। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्धि दर 4.8% रहने का अनुमान लगाया गया 2020 और 21 के अनुसार। ठीक है, 2020 और 21 में अनुसार नहीं। नेक्स्ट, 7 अप्रैल 2020 को अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 जारी की गई। इस वर्ष इस सूची में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब किसने जीता? तो अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस को जो है फोर्ब्स की 34वीं सूची में सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब मिला। ठीक है, इस सूची में सर्वाधिक भारतीय अमीर रहे मुकेश अंबानी 21वें स्थान के साथ। ठीक है, इनकी कुल संपत्ति $36.8 बिलियन रही। नेक्स्ट, 3 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य, ठीक 2020 याद रखिएगा, एशियाई विकास परिदृश्य 2020 जारी की। इस रिपोर्ट में एडीबी ने वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो एडीबी द्वारा जारी एशियाई विकास परिदृश्य 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2020 के लिए आकलित की गई 4%। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा यूनाइटेड नेशन द्वारा 4.8%। ठीक है, बता दे रहा हूँ फिर से आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाने के लिए। यूनाइटेड नेशन द्वारा 4.8%, विश्व बैंक द्वारा 1.5 से लेकर के 2.8% तक आकलित की गई। ठीक है, 2.8% तक 2020-21 के लिए ही बात हो रही सब जगह। ठीक, विश्व बैंक यूनाइटेड नेशन 4.8%। ठीक है, विश्व बैंक 1.5 से 2.8% और एशियाई विकास परिदृश्य 2020 जो कि एडीबी द्वारा जारी किया जाता है, इस रिपोर्ट में 4% आकलित की गई भारत की वृद्धि दर। ठीक, 2020 के लिए इसमें। ठीक है, चलिए बात करते हैं वहीं आईएमएफ ने 2020 में भारत की विकास दर कितना बताया था? इन्होंने तो 4% बताया, आईएमएफ ने बताया था -4.5% रहेगी भारत की वृद्धि दर। ठीक है, चलिए 2 अप्रैल 2020 को विश्व बैंक ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कितने अरब डॉलर की आपातकालीन आर्थिक सहायता मंजूर की? तो विश्व बैंक द्वारा जो है $1 अरब की आपातकालीन सहायता मंजूर की गई कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए। नेक्स्ट, 30 मार्च 2020 को एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र यानी कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो है कितने करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की? तो एडीबी द्वारा जो है भारतीय ढांचागत क्षेत्र या फिर भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में $10 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई 30 मार्च 2020 को। ठीक है, डेट भले ना याद रहे, यह चीज़ें याद रहनी चाहिए अन्य फैक्ट्स के। ठीक है, नेक्स्ट, 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30,42,230 करोड़ रुपए का कुल बजट पेश किया गया था। ठीक है, बजट अनुमान 2020 नेक्स्ट बात कर रहे हैं ना। बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अंश क्रमशः कितना प्रतिशत है? तो देखिए, बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल जो प्राप्तियां होंगी उनमें राजस्व प्राप्तियों का अंश 66.43% रहेगा और पूंजीगत प्राप्तियों का अंश रहेगा 33.57%। कौन कौन सी मदें राजस्व प्राप्ति में आती हैं और कौन कौन सी मदें पूंजीगत प्राप्ति में आती हैं, इसे आप जा करके सर्च करिए तत्काल। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे देखिए, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल व्यय में से राजस्व व पूंजी खातों पर क्रमशः कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित है? तो राजस्व खातों पर व्यय अनुमानित है 2020-21 के बजट में 86.46% और पूंजी खातों पर व्यय अनुमानित है 2020-21 के बजट में 13.54%। ठीक है, राजस्व खाते पर कुल व्यय 86.46% और पूंजी खातों पर कुल व्यय होगा 13.54%। ठीक है, दोनों को चीज़ों को देखिए, कौन से व्यय राजस्व व्यय में आते हैं और कौन से व्यय पूंजीगत व्यय में आते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, 2 मिनट लगना है, परेशान मत होइए। देखिए, चीज़ों के पीछे जाया करिए थोड़ा थोड़ा। ये इकोनॉमिक के जो होते हैं ना, इकोनॉमिक के अगर शब्दों पर, इकोनॉमी और ज्योग्राफी 2 ऐसे सब्जेक्ट है, अगर इनके शब्दों पर आपकी पकड़ बन गई तो ये बहुत ही आसान और एकदम साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको रट जाएगा हम कभी और कभी नहीं भूलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बजट 2020-21 के 3 महत्वपूर्ण विषय क्या क्या हैं? तो बजट 2020-21 के 3 महत्वपूर्ण विषय हैं महत्वाकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास तथा संरक्षित समाज। ठीक है, यह तीनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तीनों अलग अलग पॉइंट है, महत्वाकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और संरक्षित समाज। यह जो है बजट 2020-21 के 3 महत्वपूर्ण विषय हैं या घटक रहे। नेक्स्ट, वर्ष 2025 तक दूध प्रसंस्करण यानी कि मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक जो है मिल्क प्रोसेसिंग का लक्ष्य रखा गया है 108 मिलियन टन तक का। नेक्स्ट,
किस वर्ष तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु वर्ग की सबसे बड़ी आबादी होगी? तो भारत के पास वर्ष 2030 तक जो है विश्व की कार्यशील आयु वर्ग की सबसे बड़ी आबादी होने वाली, लेकिन इनके द्वारा रोजगार ही नहीं दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र तथा कौशल विकास हेतु क्रमशः कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है? तो देखिए, शिक्षा क्षेत्र में बजट 2020-21 में 99.300 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित किया गया है। वहीं कौशल विकास हेतु जो है 3000 करोड़ रुपए का बजट व्यय अनुमानित किया गया है। ठीक है, बजट 2020-21 में। नेक्स्ट बताइए, राज्यों के सहयोग से जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में कितने नए शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना है? तो राज्यों के सहयोग से पीपीपी के बेस पे 5 नए शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना बनाएगी बजट 2020-21 के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट, उच्चतर निर्यात ऋण, याद रखिएगा। ठीक है, उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने हेतु किस नई योजना का शुभारंभ किया गया? तो उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने के लिए निर्वीक योजना का शुरुआत किया गया बजट 2020-21 के माध्यम से। ठीक है, वहीं निवेश के लिए किस में व्यवस्था की गई थी बताइए? एविएशन मिनिस्ट्री में क्या किया गया था? अलग से निवेश मंजूरी सेल की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर निवेश हेतु प्रारंभ की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे? तो इस हेतु जो है कुल मिलाकर के 103 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन हेतु या फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट हेतु सरकार द्वारा जो है मिशन मोड में कार्य करते हुए अगले 5 वर्षों के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 103 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। नेक्स्ट, बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल कितने किलोमीटर लंबाई की रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया? तो बजट अनुमान 2020-21 में जो है कुल मिलाकर के 27,000 किलोमीटर की रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 में परिवहन अवसंरचना यानी कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के परिवहन अवसंरचना हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है? तो बजट 2020-21 में जो है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2020-21 हेतु विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु लगभग कितने करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है? तो विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु वर्ष 2020-21 के बजट में 22,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, देखिए सारी चीज़ें हैं, सारे फैक्ट आपको याद होना आवश्यक है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना मुझे भी स्किप करने में मज़ा ही आता, जल्दी ख़त्म होता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों, नाम याद रखिए, स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में 5 पुरा स्थलों का विकास किया जाएगा। वे 5 पुरा स्थल कौन कौन से हैं? तो जिन 5 पुरा स्थलों का स्थानिक संग्रहालय के रूप में विकास किया जाएगा वे हैं राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, शिवसागर जो कि आसाम में है, धौलावीरा जो कि गुजरात और आदिचनल्लूर जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट, बजट 2020-21 में देश के सबसे पुराने भारतीय संग्रहालय के पुनरुद्धार की घोषणा की गई। यह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भैया देश का सबसे पुराना संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता है, जिससे कोई बजट 2020-21 में जिसके लिए पुनरुद्धार की बात कही गई है। नेक्स्ट, बजट 2020-21 में किन 5 चीज़ों को राज्य के आभूषण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो देखिए, बजट 2020-21 में बीमारी से मुक्ति, धन, उत्पादन, खुशहाली और सुरक्षा जैसी 5 चीज़ों को राज्य का आभूषण बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, बजट अनुमान 2020-21 में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास हेतु क्रमशः कितनी राशि आवंटित की गई? तो जम्मू कश्मीर के लिए बजट में 30,757 करोड़ रुपए तथा लद्दाख क्षेत्र के लिए 5,958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए बजट 2020-21 में। नेक्स्ट, बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता के लिए जमा राशि का बीमा दायरा जो वर्तमान में 1 लाख रुपए था उसे बढ़ा करके प्रति जमाकर्ता कितने किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। तो अब बैंकों द्वारा जो है ये 5 लाख रुपए तक का फिक्स्ड बीमा रहेगा, यानी कि यदि आप बैंक में 5 लाख से अधिक की राशि जमा करते हैं तो जब बैंक जो है वह दिवालिया हो जाएगा या बैंक कोई समस्या हो जाएगी बैंक से संबंधित और बैंक बंद होने कगार में आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपको 5 लाख रुपये मिलेंगे। इसके पहले यह सीमा थी 1 लाख रुपये, भले आपके बैंक में करोड़ों रुपये जमा हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक समीक्षा। ठीक, बजट खत्म होता है, आर्थिक समीक्षा पे हम आए। ठीक है, बजट के बारे में अलग से भी डिस्कशन किया जाएगा, निश्चिंत रहिए। पूरा जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वहाँ पर बजट के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है, तो वहाँ पर भी हम बात करेंगे और आज ही बात होगी उसके बारे में।
नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था की आज जीडीपी के संदर्भ में कौन सा स्थान रहा? तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी के संदर्भ में विश्व में स्थान रहा वर्ष 2019 में 5वां। ठीक है, इससे बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? तो वह थी यूएसए। ठीक, यूएसए के बाद कौन सा था? यूएसए के बाद चीन, चीन के बाद जापान और जापान के बाद जर्मनी। ठीक है, और 5वें नंबर पर आ गया अपना इंडिया। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं हम लोग 2019 में जीडीपी के संदर्भ में, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, वर्तमान कितनी है? तो 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था 2.9 ट्रिलियन डॉलर की है। ठीक है, अभी नीचे बात होगी इसके बारे में। नेक्स्ट, जीडीपी के संदर्भ में वर्ष 2055 तक भारतीय अर्थव्यवस्था किस स्थान पर रहेगी? तो जीडीपी के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था 2055 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे। चलिए, उद्यमिता पर विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत नई फर्मों के निर्माण के संदर्भ में विश्व में किस स्थान पर है? तो विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार उद्यमिता के संदर्भ में भारत नई फर्मों के निर्माण को लेकर के विश्व में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र में उद्यमिता निर्माण न्यूनतम है? तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में उद्यमिता का निर्माण न्यूनतम है। किस कारणवश है? तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो है उद्यमिता का निर्माण न्यूनतम है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वैश्विक विकास वर्ष 2017 में 3.8%, 2018 में 3.6% रही। वर्ष 2019 में यह कितने प्रतिशत अनुमानित है? 2019 में यह 2.9% अनुमानित है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ठीक, दो आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि 2019-20 में वैश्विक विकास दर 2017 में 3.8% रही, 2018 में 3.6% रही और यह 2019 में 2.9% रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितने ट्रिलियन डॉलर का अनुमानित है? तो अभी ऊपर बताया गया आपको ना, 2.9 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान लगाया गया आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 में 2.9 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूँ। वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। इससे बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? तो आपको बताया गया कि भारत से बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं 2019 में, यूएसए, चीन, जापान और जर्मनी। ठीक है, 5वें नंबर पर भारत है। नेक्स्ट बताइए, दिसंबर 2019 में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 एवं 20 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की विकास दर 5.1% तथा 2020 में भारत की विकास 6.5% रहेगी, ऐसा अनुमानित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जनवरी 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस के अनुसार वर्ष 2019, 20, 21 और 22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित एवं पूर्वानुमानित है? तो देखिए, विश्व बैंक द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस, जिसमें भारत के अगले 4 वर्षों के या फिर वर्तमान से लेकर के भविष्य के 4 वर्षों तक के लिए जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। और इसके अनुसार वर्ष 2019 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5%, 2020 में 5.8%, 2021 में 6.1% और 2022 में 6.1%। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूँ। 2019 में 5%, 20 में 5.8 और 21 और 22 में 6.1% रहने का अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस के अनुसार। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 10 जनवरी 2020 को किस संस्था ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2019-20 जारी की? तो 10 जनवरी 2020 को आरबीआई द्वारा जो है वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2019-20 को जारी किया गया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बताते हैं या पढ़ते हैं। 8 जनवरी 2020 को भारत में ई कॉमर्स बाजार पर अध्ययन, महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं अवलोकन रिपोर्ट। ठीक है, भारत में ई कॉमर्स पर बाजार अध्ययन और महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं अवलोकन रिपोर्ट। ठीक है, यह एक रिपोर्ट का ही नाम है पूरा का पूरा। ठीक है, बताइए इसके अनुसार विश्व में ई कॉमर्स क्षेत्र में सर्वाधिक तेज वार्षिक वृद्धि दर किस देश की रही? तो भारत की विश्व में सर्वाधिक तेज
वार्षिक वृद्धि दर रही ई कॉमर्स सेक्टर की भारत में 51%। देखिए ई कॉमर्स क्षेत्र में, ई कॉमर्स क्षेत्र से जो, एक सेकंड, ई कॉमर्स क्षेत्र से देश में जो मिलने वाला राजस्व था वर्ष 2017 में 39 बिलियन डॉलर था, जो कि 2020 में बढ़कर के 120 बिलियन डॉलर हो जाना अनुमानित है। ठीक है, वर्तमान में भारत में सक्रिय ई कॉमर्स स्टार्टअप की संख्या है 4757, यानी कि 4757। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को किस वर्ग में रखा गया है। तो मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में भारत को रखा गया है मध्यम मानव विकास वर्ग की कैटेगरी में। ठीक है, भारत का स्थान इस सूची में 129वां है इस सूची में, यानी कि एसडीआई इंडेक्स 2019 में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर, आयरलैंड तीसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, एसडीआई इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है जरा सा गूगल करके देखिए। तो नेक्स्ट, जनवरी 2020 में जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर, पेन नहीं लिया हूँ, जनवरी 2020 में जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर एवं वर्तमान कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि दर किन क्षेत्रों में दर्ज की गई। तो देखिए, स्थिर एवं वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार लोक प्रशासन एवं रक्षा तथा अन्य सेवाओं में क्रमशः 9.1 तथा 14.6% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, स्थिर कीमतों पर लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं में 9.1% की और वर्तमान कीमतों पर 14.6% की वृद्धि दर्ज की गई राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों में। ठीक है, जनवरी 2020 में जो कि जारी की गई थी, याद रखना है। ठीक है, यह पूरा एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है, लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवा। नेक्स्ट, ऊर्जा दक्ष आवास कार्यक्रम, जो कि एक इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन का इंडो जर्मन कार्यक्रम है। ठीक है, ऊर्जा दक्ष आवास कार्यक्रम इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन का हिस्सा है। यह किसके द्वारा निर्देशित होगा। तो यह जो है 2030 सतत विकास एजेंडा द्वारा निर्देशित होने वाला कार्यक्रम है। ठीक है, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिन्हें कि 2030 तक पूरा करना है। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में 100 बिलियन डॉलर के स्तर को पार करने वाली भारत की तीसरी कंपनी कौन है। तो 100 बिलियन डॉलर के कारोबार को पार 100 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली भारत की तीसरी कंपनी बनी HDFC बैंक। ठीक है, पहली दो थी, पहली रिलायंस और दूसरी TCS। ठीक है, दिसंबर 2019 में ही इसने HDFC बैंक ने 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण को प्राप्त कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में किस राज्य में पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के संबंध में अधिसूचना जारी की गई। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के की स्थापना के संबंध में अधिसूचना जारी की गई त्रिपुरा में। ठीक है, जो कि त्रिपुरा का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर विशेष आर्थिक जोन होगा। ठीक है, यह जारी किया गया था दिसंबर 2019 में। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर द्वारा दृष्टिबाधित लोगों की सहायता है तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो RBI द्वारा जो है मनी ऐप, MANI, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ऐप, ठीक, इस ऐप को लॉन्च किया गया किसके लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक की एक अधिसूचना के अनुसार बांग्लादेश को रक्षा खरीद हेतु $500 मिलियन ऋण दिए जाने की घोषणा की गई। भारत की ओर से बांग्लादेश को यह सुविधा किस बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। तो भारत का जो एक्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, वह रिजर्व बैंक को $500 मिलियन का ऋण देगा। ठीक है, रक्षा खरीद के लिए। ठीक है, क्रेडिट लाइन ऋण होता है यह। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा ओडिशा के किस जिले में LPG बॉटलिंग संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ओडिशा के बालांगीर जिले में LPG बॉटलिंग संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया गया उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिसंबर 2019 में। नेक्स्ट, भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF कौन सा है। तो भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF है भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, ETF का पूरा नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, बॉन्ड का नाम है भारत बॉन्ड। ठीक है, यह भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2020 से कितने डिग्री सेल्सियस पर रूम एयर कंडीशनर में तापमान की डिफ़ॉल्ट सेटिंग सुनिश्चित की गई। तो अब जो है आप जब भी AC खरीदेंगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग सुनिश्चित कर दी गई है 24 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वह जब मार्केट से आप नया लेकर के आएंगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही होगी 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह योजना, यह चीज़ जो है 1 जनवरी 2020 से लागू की गई है। नेक्स्ट बताइए, 7 जनवरी 2020 को जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को जो है
84वां स्थान प्राप्त हुआ और इस सूची में यानी कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स सूची में जापान शीर्ष स्थान पर रहा और सिंगापुर दूसरे स्थान पर रहा। हमारा स्थान रहा 84वां। ठीक। नेक्स्ट, द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि IRIFM की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना हैदराबाद में की जाएगी। ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 14 से 15 नवंबर 2019 के मध्य ईटानगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक और सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो 14 से 15 नवंबर 2019 के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक सम्मेलन आयोजित हुआ था ईटानगर में, ठीक है, ईटानगर में, उसमें 7 देशों ने भाग लिया। उन 7 देशों के नाम है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, UAE, ओमान और ग्रीस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दस्तावेज पहचान संख्या DIN, ठीक, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक, दस्तावेज पहचान संख्या किस तिथि से लागू की गई? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दस्तावेज पहचान संख्या यानी कि DIN नंबर को 8 नवंबर 2019 से लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नवंबर 2019 में बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ ईयर 2019 की सूची जारी की। इस सूची में शामिल 20 सर्वश्रेष्ठ CEO में शीर्ष पर कौन है? तो बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून जो थी, ठीक है, फॉर्च्यून पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची जारी की, जिसमें शीर्ष स्थान पर रहे माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला। ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नवंबर 2019 में अमेजन द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट जीरो क्या है? तो अमेजन का जो प्रोजेक्ट जीरो है, सबसे पहले तो यह जान लीजिए। ठीक। और इसमें जो है नकली सामान की बिक्री पर रोक लगाने हेतु यह एक पहल है। ठीक, अमेजन की एक पहल है ताकि नकली सामानों की बिक्री पर रोक लगाया जा सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो आप सामान मंगाते हैं, मोबाइल मंगाते हैं और मिल जाता है ईटा, ठीक, मंगाते 200 ग्राम की चीज़ है, मिल जाता है आपको 3 किलो का, है कि नहीं? खुशी की बात है भाई। चलिए, वैसे ही आप लोगों में से किसी के साथ हुआ है कि नहीं? मेरे साथ तो नहीं हुआ, ना मेरी जानकारी में किसी के साथ हुआ। अच्छी बात है ना हो। चलिए नेक्स्ट, 14 से 27 नवंबर 2019 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, थोड़ा लाइक करते चला करिए यार, है कि नहीं? लाइक करते रहेंगे तो आपको भी मज़ा आता रहेगा, मुझे भी थोड़ा देख करके मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए बताइए, 14 से 27 नवंबर 2019 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 की मुख्य थीम क्या थी? तो 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 की थीम थी व्यापार में सहजता। ठीक है, जो कि 14 से 27 नवंबर 2019 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, इसमें भागीदार देश अफगानिस्तान रहा और फोकस देश था दक्षिण कोरिया। ठीक, दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 की थीम व्यापार में सहजता थी। इसमें भागीदार देश अफगानिस्तान और फोकस देश रहा दक्षिण कोरिया, और इस मेले का आयोजन 14 से 27 नवंबर के मध्य नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 15 अक्टूबर 2019 में कौन सी एयरलाइन यात्रियों के साथ विमानों को होगा? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो गया, ठीक है, प्रिंट में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। नेक्स्ट देखिए, 15 अक्टूबर 2019 को कौन सी एयरलाइन यात्रियों के साथ विमान को टैक्सी बोट के माध्यम से रनवे पर लाने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई? तो एयर इंडिया का विमान A320 ऐसा विमान है जिसको जो है टैक्सी बोट के माध्यम से रनवे पर लाया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 3 अक्टूबर 2019 को ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति और पारदर्शिता में बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए प्रकाश पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रकाश का पूरा नाम है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मोनी। ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सितंबर 2019 में ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही? तो शीर्ष पर रहने वाली कंपनी बनी HDFC बैंक, जो कि लगातार 6 वर्षों पर ब्रांड्स टॉप 75 यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की रैंकिंग में रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सितंबर 2019 में गठित प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विवेक देवराय,
जिसका गठन सितंबर 2019 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी ड्राफ्ट दिशा निर्देशों के अनुसार लघु वित्त बैंक खोलने हेतु कम से कम कितने करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए। तो किसी को भी अगर आपको जो है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खोलना है तो आपके पास 200 करोड़ रुपए की पूंजी होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण यानी कि कंज्यूमर लोन के मामलों में बैंकों के लिए आवश्यक जोखिम भार को 125% से घटा करके कितने प्रतिशत कर दिया गया है। तो यह कर दिया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा 100%। ठीक है, उपभोक्ता ऋण के मामलों के लिए, ठीक, कंज्यूमर ऋण के लिए जोखिम भार को 125% से घटा करके अब 100% कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। एक सेकंड इसे थोड़ा हटा दूं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। सितंबर 2019 में सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल द्वारा आगामी गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में कितने मूल्य के सिख प्रतीक वाले सिक्के जारी किए गए। तो सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल द्वारा जो है गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में जो है 100, 1000 और 2500 के नेपाली रुपए के सिक्के जारी किए गए। ठीक है, प्रतीक के रूप में जारी किए जाते हैं ऐसे सिक्के। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में जनगणना किस प्रकार होगी। तो वर्ष 2021 की जनगणना डिजिटल और पेपर रहित होने वाली है। नेक्स्ट, सितंबर 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निर्यातकों के लिए ऋण स्वीकृति सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी। तो छोटे निर्यातकों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जो है ऋण सीमा को 25 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 40 करोड़ रुपए कर दिया गया था सितंबर 2019 में ही। ठीक, नेक्स्ट, सितंबर 2019 में जारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2019। ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2019 की सूची में शीर्ष पर कौन भारतीय उद्योगपति है। तो शीर्ष पर रहे उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, SP हिंदुजा दूसरे पर और अजीम प्रेमजी तीसरे स्थान पर रहे हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2019 में। ठीक, नेक्स्ट, 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया। तो रिजर्व बैंक द्वारा महाराष्ट्र के PMC यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, पंजाब नहीं महाराष्ट्र के PMC बैंक पर, ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगाया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, 1841 में स्थापित वैश्विक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी थॉमस कुक सितंबर 2019 में दिवालिया घोषित हो गई। यह किस देश से संबंधित थी। तो थॉमस कुक जो है वह यूनाइटेड किंगडम की एक ट्रेवल कंपनी थी। ठीक, जो कि 1841 में स्थापित हुई थी, लेकिन यह वर्ष 2019 में दिवालिया घोषित कर दी गई। बताइए। नेक्स्ट, सितंबर 2019 में कनाडा की थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट कौन जारी करता है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जो कि कनाडा स्थित एक थिंक टैंक है। ठीक, तो बताइए, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा है। तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष देश है हांगकांग और भारत का स्थान इसमें 79वां, ठीक, यानी कि 79 नंबर पर भारत का स्थान है। ठीक है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। तो यह जारी की जाती कनाडा के एक थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि यहीं पर है क्वेश्चन, अगस्त 2019 में चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम, ठीक है, CNAPS, ठीक, चीन के चाइना नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम, ठीक, चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम से जुड़ने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा भारतीय बैंक है। तो चीन के यानी कि चीन के नेशनल पेमेंट एडवांस सिस्टम से जुड़ने वाला भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, यह इसकी भारतीय स्टेट बैंक की संघाई शाखा जो है वह चीन के CNAPS सिस्टम से जुड़ गया। CNAPS सिस्टम क्या है। तो CNAPS सिस्टम है चाइना नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ चाइना को किस तिथि से देश में नियमित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अगस्त 2019 से बैंक ऑफ चाइना को भारत में नियमित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IICTF का आयोजन कब किया गया। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले का आयोजन अक्टूबर 2019 प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत द्वारा प्रस्तावित वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो भारत ने जो है FAO को जो है प्रस्तावित किया था कि वर्ष 2030 को अंतर्राष्ट्रीय ज्वार वर्ष के रूप में मनाया जाए। FAO क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन को बोलते हैं FAO।
और ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ज्वार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा वर्ष 2023 को। और ऐसा प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ऐसा प्रस्ताव भारत के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखिए। भारत द्वारा वर्ष 2018 को, ठीक है, भारत ने वर्ष 2018 को ही राष्ट्रीय ज्वार वर्ष के रूप में मनाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB से स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण का पहला ऋण प्राप्त करने वाला देश कौन होगा? तो AIIB द्वारा स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण का पहला ऋण प्राप्त करता देश है भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा 20 अक्टूबर 2020 से 10 अप्रैल 2021 तक दुबई में। ठीक है, वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन जो है 20 अक्टूबर से 10 अप्रैल 2021 तक 20 अक्टूबर 2020 से 10 अप्रैल 2021 तक दुबई में किया जाएगा। नेक्स्ट, दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 की थीम क्या है? ठीक, तो दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 की थीम है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन 20 अक्टूबर 2020 से 10 अप्रैल 2021 तक दुबई में किया जाएगा, जिसकी थीम होगी कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। ठीक, नेक्स्ट, भारत रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो भारत रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद की पहली बैठक 25 से 26 नवंबर 2018 के मध्य सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुई थी। ठीक है, चलिए आर्थिक परिदृश्य के अंतिम प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत नेपाल फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट एक्सपो एंड कॉन्क्लेव सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नेपाल भारत फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट एक्सपो एंड कॉन्क्लेव सम्मेलन का आयोजन 15 से 16 मई 2019 के मध्य काठमांडू नेपाल में किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक परिदृश्य की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि 29 जुलाई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस संस्थान ने वैज्ञानिकों के नवजात शिशुओं में, एक सेकंड, वैज्ञानिकों ने, ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूँ। देखिए, वैज्ञानिक परिदृश्य में हम आ गए हैं। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य हमारा खत्म हो गया है। तो वैज्ञानिक परिदृश्य का पहला क्वेश्चन है 29 जुलाई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर की गैर संक्रामक स्क्रीनिंग के लिए गैर संपर्क और दर्द रहित उपकरण विकसित किया? तो SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं के बिलिरुबिन स्तर की जांच करने के लिए गैर संक्रामक स्क्रीनिंग के रूप में एक गैर संपर्क और दर्द रहित उपकरण का विकास किया। ठीक है, बिलिरुबिन क्या है? तो बिलिरुबिन एक येलो कंपाउंड है जिसके द्वारा जो है लीवर की जांच की जाती है कि लीवर में हीमोग्लोबिन या फिर मायोग्लोबिन आदि का स्तर कैसा है। ठीक है, आप थोड़ा सा बिलिरुबिन को गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे इतना जानने की आवश्यकता नहीं, बस इतना जान लीजिए बिलिरुबिन स्तर किस स्तर में क्या नापा जाता है या बिलिरुबिन ग्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 15 से 16 जुलाई 2020 को भारत के स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड है। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो 15 से 16 जुलाई 2020 को स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में किया गया। ठीक है, डेट, नाम और गाइडेड या फिर नहीं गाइडेड है, एंटी टैंक है कि नहीं टैंक है, यह सब आपको याद रखना है। और स्वदेशी है कि विदेशी है, यह भी। ठीक है, जब भी मिसाइलों के बारे में या रॉकेटों के बारे में बात होगी। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में किस देश ने एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो जुलाई 2020 में चीन द्वारा जो है एप स्टार 6D दूरसंचार या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया या प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, परीक्षण नहीं, सैटेलाइट का तो प्रक्षेपण होता है। चलिए नेक्स्ट, जुलाई 2020 में किस संस्थान ने शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए आंखों की पुतली से चलने वाले कंप्यूटर को विकसित किया? तो IISc बेंगलुरु द्वारा यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा जो है शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किन दो देशों ने रूबेला और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य तय समय वर्ष 2023 से पहले हासिल कर लिया? तो दक्षिण पूर्व एशिया के मालदीव और श्रीलंका द्वारा जो है रूबेला और खसरा का उन्मूलन 2023 जो कि पहले से लक्ष्य समय था उसके पहले ही हासिल कर लिया गया, जुलाई 2020 में ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न आ जाए। ठीक, नेक्स्ट, 30 जून 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने
क्वांटम संचार प्लेटफॉर्म में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सिमुलेशन टूल किट विकसित किया। तो भारत के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु द्वारा क्वांटम संचार प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिमुलेशन टूल किट का विकास किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 29 जून 2020 को केंद्रीय औषध एवं मानक नियंत्रण यानी कि CDSCO ने देश के पहले कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी प्रदान की। इसे किसके द्वारा तैयार किया गया? तो कोवैक्सीन टीका जिसके क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी केंद्रीय औषध एवं मानक नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई है, यह जो है इसका विकास जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में स्थित है एवं भारत बायोटेक द्वारा किया गया। ठीक है, कोवैक्सीन का विकास NIV और भारत बायोटेक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल भारत में शुरू करने के लिए सबसे पहले मंजूरी दी गई थी। ठीक है, वर्तमान में इस टीके का परीक्षण एम्स नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 29 जून 2020 को किसने बिजली, तेल एवं गैस अन्वेषण परियोजनाओं की NOC जारी करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया? तो देखिए, कोरोना काल चल ही रहा है और उसी काल में जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है बिजली, तेल एवं गैस परियोजनाओं के लिए NOC जारी करने का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ठीक है, चलिए थोड़ा वेट करिए 1 मिनट। चलिए देखिए, चूँकि लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा जा रहा है तो थोड़ा और जल्दी चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमको चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 जून 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस संगठन के वैज्ञानिकों ने एक नए अकार्बनिक कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया जो स्तन, फेफड़े और यकृत कैंसर की कोशिकाओं को रोक सकता है? तो देखिए, हाल ही में जो है नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली द्वारा जो है एक अकार्बनिक कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया गया है। ठीक है, जिसके द्वारा जो है यकृत, स्तन और फेफड़े के कैंसर की कोशिकाओं को रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 29 जून 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, देखिए बार बार जो मैं इसे पढ़ रहा हूँ ना, इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा या फिर आप भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, 29 जून 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कहाँ स्थित राष्ट्रीय ध्रुवी एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, जिसका नाम क्या है? नेशनल पोलर एंड मरीन रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्रुवी एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र और गोवा विश्वविद्यालय ने चिकित्सकीय आयोग के लिए अंटार्कटिक बैक्टीरिया से सोने के नैनो कणों का पर्यावरण अनुकूल संश्लेषण किया। तो बताइए कहाँ स्थित है यह राष्ट्रीय ध्रुवी और समुद्री अनुसंधान केंद्र? यह जो है गोवा में स्थित है। ठीक है, इसके और गोवा विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से मिल करके अंटार्कटिक बैक्टीरिया से सोने के कणों का पर्यावरण अनुकूलन संश्लेषण किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है 24 जून 2020 को अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को करने के लिए 24 जून 2020 को निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी मंजूरी दे दी गई। ठीक, नेक्स्ट बताइए। 27 जून 2020 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली यानी कि NCR दिल्ली में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू हुआ। यह सर्वे कोरोना मरीजों के शरीर में क्या चेक करता है? तो देखिए, सेरोलॉजिकल सर्वे को आप लोग हम सामान्यतः सीरो सर्वे भी बोला जाता है। ठीक है, तो सेरोलॉजिकल सर्वे या सीरो सर्वे द्वारा जो है कोरोना मरीजों के शरीर से एंटीबॉडी का चेक किया जाता है। ठीक, मतलब जिनके शरीर में एंटीबॉडी है कोरोना के खिलाफ वह कोरोना संक्रमित है और जिनके में नहीं विकसित हुआ है वे कोरोना संक्रमित नहीं है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यही पिछले कल या परसों से, ठीक है, पिछले 1-2 दिनों में सीरोलॉजिकल सर्वे की अनुमति दी गई। ठीक है, रेंडमली। नेक्स्ट, 26 जून 2020 को उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इस सिस्टम का डिजाइन एवं विकास किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, मारीच का विकास DRDO द्वारा किया गया जो कि एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम है। नेक्स्ट, 24 जून 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिकों ने मिर्गी रोधी दवा रुफिनामाइड के उत्पादन के लिए एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित पद्धति विकसित की? तो मिर्गी रोधी दवा सबसे पहले तो जान लीजिए रुफिनामाइड, जिसका उत्पादन के लिए एक नैनो टेक्नोलॉजी का विकास किया गया नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली पंजाब के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 24 जून 2020 को किस संस्था ने भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो भारत के नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम यानी कि ITF द्वारा संयुक्त रूप से मिल करके भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखिए 24 जून 2020। नेक्स्ट बात करते हैं।
25 जून 2020 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया। तो इंडियन ऑयल के उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन पारादीप में किया गया 25 जून 2020 को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पारादीप पे से है कहाँ पे, चलिए गूगल करिए पारादीप कहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जगह। ठीक, कभी कभी डायरेक्ट मैच मेकिंग के लिए आता है। नेक्स्ट, 30 मई 2020 को पहली बार निजी क्षेत्र की किस अंतरिक्ष कंपनी का अंतरिक्ष यान द क्रू ड्रैगन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि ISS के लिए फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हुआ। तो स्पेस एक्स का यह यान था द क्रू ड्रैगन, जो कि 30 मई 2020 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष यान से ISS के लिए रवाना हुआ 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के। ठीक है, यह पहला निजी अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट, मई 2020 में कहाँ स्थित पवहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया। तो पवहोनु ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप पर स्थित है, इसको जो है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ज्वालामुखी घोषित किया गया। इसके पूर्व जो है माउना लोआ सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे बड़ा और गर्म ज्वालामुखी था। ठीक, लेकिन माउलोना को प्रतिस्थापित करने के बाद पोहानु ज्वालामुखी विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी हो गया है। ठीक है, जो कि हवाई में है। नेक्स्ट, 27 मई 2020 को भारतीय, अच्छा ये माउना लोआ कहाँ का है, कई बार आया है प्रश्न डायरेक्ट। 27 मई 2020 को भारतीय वायुसेना ने तेजस MK-FOC तेजस MK-1 या मैक-1 FOC विमान को 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया। कहाँ पर, तो यह जो है वायुसेना के स्टेशन सुलूरू में शामिल किया गया। ठीक है, देखिए इसको ऐसे पढ़ा करिए। देखिए वायुसेना के स्टेशन सुलूरू में 27 मई 2020 को भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है तेजस MK-1 FOC की 18वीं स्क्वाड्रन को शामिल किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में समझने के लिए ऐसे पढ़ा करिए, एक बार डायरेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ा करिए, अच्छी से चीज़ें याद होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। अप्रैल 2020 में कोविड-19 के उपचार हेतु वाइटल नामक एक हार्ड प्रेशर वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया। तो वाइटल जो कि एक हार्ड प्रेशर वेंटिलेटर सिस्टम है, इसको नासा के इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, जो कि कोविड-19 के उपचार के हेतु काम आएगा। नेक्स्ट, 21 अप्रैल 2020 को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने कोविड-19 नैदानिक किट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस स्वदेशी कंपनी की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। तो टेक्नोलॉजी विकास बोर्ड यानी कि TBD के द्वारा जो है मेसर्स माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, जो कि पुणे में स्थित है, इसको जो है कोविड-19 के नैदानिक किट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। ठीक है, नेक्स्ट, 19 अप्रैल 2020 को कहाँ स्थित आघारकर अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने बैक्टीरिया का कुशलतापूर्वक पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और किफ़ायती सेंसर बग स्नीफर विकसित किया। तो यह जो है पुणे में स्थित है आघारकर अनुसंधान संस्थान। ठीक है, देखिए बग स्नीफर से आप जो है कंप्यूटर का बग या फिर एंड्रॉयड डिवाइसेस का बग का मत समझ लीजिएगा। जहाँ भी बग स्नीफर की बात आएगी तो आप तुरंत अपना दिमाग ले जाइएगा आघारकर अनुसंधान संस्थान की तरफ, और जैसे ही वहाँ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह जो है बैक्टीरिया का कुशलतापूर्वक पता लगाने के लिए किया गया है। ठीक है, या बैक्टीरिया कुशलतापूर्वक पता लगाने वाला एक सेंसर है। ठीक, नेक्स्ट, कंप्यूटर की तरफ मत चले जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। अप्रैल 2020 में कहाँ स्थित, थोड़ा आज का लेक्चर लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा टाइम बढ़ेगा ही। ठीक, मैंने पहले ही कहा था 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, पिछला छोटा था, इसका मतलब हर लेक्चर छोटा थोड़ी ना होगा। चलिए, अप्रैल 2020 में कहाँ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL ने कोविड-19 परीक्षण हेतु नमूना संग्रहण के लिए कोवसैक नामक एक कियोस्क विकसित किया। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि DRDL द्वारा जो है कोविड-19 के नमूना संग्रहण के लिए एक कियोस्क विकसित किया गया जिसका नाम कोवसैक है। और DRDL कहाँ पर है, तो DRDL यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला जो है वह अहमदाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो ICMR के द्वारा कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया। तो एम्स के द्वारा जो है भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम ऋषिकेश में स्थापित किया गया। ठीक है, ऋषिकेश कहाँ पर है। चलिए
नेक्स्ट 11 अप्रैल 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की? तो नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज जो है श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा की गई, जो कि कहाँ पर है? थोड़ा थोड़ा आप लोग काम करिए। चलिए नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान के नव प्रवर्तन केंद्र ने फुल बॉडी सैनिटाइजेशन डिवाइस विकसित की? तो आईआईटी बीएचयू के द्वारा जो है अप्रैल 2020 में फुल बॉडी सैनिटाइजेशन के लिए एक डिवाइस का विकास किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी CCMB जो कि हैदराबाद में है ने किस संस्थान के साथ मिल करके कोरोना वायरस के समग्र जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम शुरू किया? तो देखिए, सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने संयुक्त रूप से जो है कोरोना वायरस के जीनोम की सीक्वेंसिंग पर काम शुरू किया। ठीक है, यह इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है, और CCMB यानी कि सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम शुरू किया गया है कोरोना वायरस के। ठीक है, अच्छे से याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, 28 मार्च 2020 को किसने कोविड-19 के नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर, ठीक है, कनेक्ट का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वाजपेयी जी के द्वारा 28 मार्च 2020 को कनेक्ट नामक एक नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया कोविड-19 को देखते हुए। ठीक है, यह कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में। चलिए, 25 मार्च 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहाँ स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में, देखिए फैक्ट है, अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम के ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्ट है यहाँ से। ठीक, तो देखिए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, सिक्किम का ग्लेशियर ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहा है। चलिए, 25 मार्च 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुणे स्थित आघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किस फसल की बायोफोर्टिफाइड किस्म मैक्स 4028 विकसित की? तो मैक्स 4028 जो है वह गेहूं की नई फसल की किस्म है। ठीक है, यह जो है पुणे के आघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। 4 मार्च 2020 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ड्रोन को विकसित किया गया जो अवांछित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए सक्षम है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा जो है एक AI इनेबल ड्रोन का विकास किया गया जो कि अवांछित यानी कि बिना किसी इच्छा के, मतलब अवांछित क्या बोलेंगे भाई, मतलब आपकी मर्जी के विरुद्ध जो ड्रोन आ जाए आपके क्षेत्र में उनसे मुकाबला करने के लिए सक्षम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 11 मार्च 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुणे स्थित आघारकर इंस्टीट्यूट संस्थान द्वारा किस फसल की उत्कृष्ट किस्म ARI 516 विकसित की गई? तो पुणे स्थित आघारकर अनुसंधान द्वारा जो यह किस्म विकसित की गई ARI 516, यह जो है अंगूर की उत्कृष्ट किस्म की फसल है। ठीक है, यह फल इस फल की, ठीक है, अंगूर के फल की एक किस्म है ARI 516। वही मैक्स 4028 किसकी किस्म है? तो मैक्स 4028 है गेहूं की किस्म है। दोनों का विकास जो है पुणे स्थित आघारकर अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 27 फरवरी 2020 को 6वां तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत यानी कि OPV6 ऑफशोर पेट्रोलिंग व्हीकल 6, ठीक, जिसका नाम क्या है? वज्र, चेन्नई में लॉन्च हुआ। यह किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो OPV6 वज्र को जो है मेसर्स L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा बनाया गया जो कि चेन्नई में 27 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मार्च 2020 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरोना संक्रमित लोगों पर नज़र रखने हेतु कोरोनटाइन ऐप विकसित किया? तो कोरोनटाइन ऐप का विकास IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया। यह जो है कोरोना संक्रमित लोगों पर नज़र रखने के लिए बनाया गया एक ऐप है। ठीक, नेक्स्ट, मई 2020 में कहाँ स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, ठीक है, नेशनल वायरोलॉजी साइंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की? तो पुणे में है नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, देखिए इसके द्वारा क्या विकसित किया गया? तो इसके द्वारा स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का विकास किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
9 मई 2020 को WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसियों द्वारा चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। WHO के अनुसार किस वर्ष विश्व के सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली थी? तो WHO के अनुसार विश्व ने जो है वर्ष 1980 में चेचक से मुक्ति पा ली थी, ठीक है, जिसके 40वीं वर्षगांठ पर WHO और यूनाइटेड नेशन द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट, 1 मई 2020 को CSIR यानी कि CSIR, ठीक है, पूरा नाम बताइए, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो 1 मई 2020 को CSIR ने किसानों को आपूर्ति और श्रृंखला और माल प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप शुरू की इसे कहाँ स्थित केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया? तो इसका विकास जो है, किसान सभा ऐप का विकास केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा किया गया, जिसकी शुरुआत जो है CSIR के द्वारा की गई। यह ऐप जो है किसानों को उनकी आपूर्ति और श्रृंखला और माल प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने में मदद करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, मार्च 2020 तक भारतीय सेना में शामिल होने वाले उन्नत सारंग तोपों को किस फैक्ट्री में बनाया गया या किस फैक्ट्री के द्वारा तैयार किया गया? तो जो सारंग तोप हैं वे गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई, ठीक है, जो कि मार्च 2020 में भारतीय सेना में शामिल हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि K9 वज्र टी गन के निर्माण हेतु भारत की निजी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T, ठीक, तो लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किस देश की कंपनी द्वारा अनुबंध किया गया? तो दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है, उस देश की कंपनी और लार्सन एंड टुब्रो के बीच एग्रीमेंट हुआ K9 वज्र टी गन के निर्माण के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 19 जनवरी 2020 को एक OPV व्हीकल भी है, OPV कौन सा? ऑफशोर पेट्रोलिंग व्हीकल 6, ठीक है, जिसको चेन्नई में लॉन्च किया गया, उसका नाम भी वज्र है, वहाँ से कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 19 जनवरी 2020 को भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया? तो भारत द्वारा 19 जनवरी 2020 को जिस K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया वह जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट से किया गया था, ठीक है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर की है, लंबाई 12 मीटर, व्यास 1.3 मीटर, भार 17 टन और यह जो है परमाणु क्षमता से लैस है, ठीक है, 2 टन परमाणु हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है, ठीक है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल दूरी कितनी? 3500 किलोमीटर, ठीक है, यह दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी लंबाई और ये वगैरह अगर आप भूल भी जाएँ तो कोई बात नहीं, ठीक है। 2 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, यानी कि परमाणु हथियार ले जा सकती है, ठीक। नाम है K4 बैलिस्टिक मिसाइल, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया 19 जनवरी 2020 को, कहाँ से किया गया? तो विशाखापट्टनम तट से, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में छोटे मेंढकों की 3 नई प्रजातियों का पता लगाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में छोटे मेंढकों की 3 नई प्रजातियों का पता लगाया गया है। 19 फरवरी 2020 को 600 किलोमीटर रेंज वाली RAD-2, ठीक, RAD-2 मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? तो RAD-2 मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया, जिसकी कुल रेंज है 600 किलोमीटर। हम 3500 की बनाते हैं, वे 600। हमारा टारगेट चाइना है, उनका टारगेट सिर्फ हम है। चलिए, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करेंज, ठीक, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज भारतीय नौसेना में कब तक शामिल होगी? तो INS करंज जो है भारतीय सेना में दिसंबर 2020 के अंत तक शामिल हो जाएगी। तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, ठीक है, 3 नहीं, तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी। नेक्स्ट, थोड़ा कभी कभी आप जान रहे हैं लगातार इतनी देर से बोला जा रहा है तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है शब्द, ठीक है। चलिए, 3 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा साथी पहल की शुरुआत की गई। साथी का पूरा नाम क्या है? तो भैया साथी का पूरा नाम है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्नोलॉजी हेल्प इंस्टीट्यूट, ठीक है, परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान, ठीक। यह जो है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। इसमें होगा क्या कि देश में जितने भी विज्ञान से संबंधित ढांचागत क्षेत्र हैं या फिर जो विज्ञान से संबंधित संस्थान हैं या फिर जो विश्वविद्यालय हैं, वे सभी आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। एक प्रकार से साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेगा, जो साथी पहल है। चलिए, जिसका लॉन्च किया गया 3 फरवरी 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, पूरा नाम क्या है साथी का, देख लीजिए एक बार फिर से, SATHI, ठीक, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्नोलॉजी हेल्प इंस्टीट्यूट, अब याद रहेगा आपको। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में नासा द्वारा किस अंतरिक्ष वेधशाला को बंद किया गया? तो नासा द्वारा जो है
अपने स्पिटिजर अभियान को बंद कर दिया गया। स्पिटिजर को बंद कर दिया गया, ठीक है, स्पिटिजर टेलीस्कोप को बंद कर दिया गया जनवरी 2020 में। ठीक, अभी हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने तेल आधारित ड्रग डिलीवरी द्वारा कवक जनित रोगों के उपचार की पद्धति विकसित की? तो आईआईटी हैदराबाद द्वारा जो है तेल आधारित ड्रग डिलीवरी के माध्यम से जो कवक जनित रोग होते हैं उनके उपचार की नई पद्धति को विकसित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट 11 जनवरी 2020 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गांधीनगर गुजरात में लॉन्च की गई कौन कौन सी पहल हैं? तो अमित शाह जी द्वारा जो है 11 जनवरी 2020 को विश्वास एवं साइबर पहल को लॉन्च किया गया। ठीक है, 11 जनवरी 2020 को विश्वास एवं साइबर आश्वस्त, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया है, जितनी भी न्यूज़ है सबके बारे में लगभग डिस्कस किया गया हमारे द्वारा। चलिए नेक्स्ट 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य 107वीं विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो भैया 3 से 7 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट बताइए, इंपॉर्टेंट आयोजन। ठीक है, 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए 107वीं विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय क्या था? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास। ठीक है, यह इसकी थीम थी या फिर केंद्रीय विषय था। ठीक है, वहीं 107वीं विज्ञान कांग्रेस के साथ देश में पहली बार जो है किसान विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया। 3 जनवरी 2020 को 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है आई स्टेम पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि पीएसएलवी की 50वीं उड़ान कब संपन्न हुई? तो पीएसएलवी की 50वीं उड़ान संपन्न हुई 11 दिसंबर 2019 को जो है पीएसएलवी उपग्रह की 50वीं उड़ान संपन्न हुई। इसके द्वारा जो है भारतीय उपग्रह रीसेट 2B-R1 को लॉन्च किया गया। वहीं रीसेट 2B-R1 के साथ साथ इजरायली, इटली और जापानी साथ ही साथ अमेरिकी उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, डेट भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए 27 नवंबर 2019 को पीएसएलवी की 49वीं उड़ान संपन्न हुई थी, जिसके माध्यम से भारतीय उपग्रह कार्टोसेट 3 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके अतिरिक्त यानी कार्टोसेट 3 के अतिरिक्त 13 विदेशी नैनो उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, और सभी के सभी 13 नैनो उपग्रह अमेरिका के थे। ठीक है, डेट भी याद रहनी चाहिए 27 नवंबर 2019। चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के 100वें स्थापना दिवस समारोह के अंग के रूप में 102 बहिर्ग्रह यानी कि एक्सोप्लैनेट एवं उनके मेजबान तारों का नाम सुझाने के लिए आयोजित प्रतियोगिता का नाम क्या था? तो जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसका नाम था नेम एक्सो वर्ल्ड। ठीक, नेम एक्सो वर्ल्ड। ठीक है, इस प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा अपनी 100वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जिस प्रख्यात भारतीय महिला वैज्ञानिक के सम्मान में पीले सफ़ेद बौने तारे HD 86081 ठीक 86081 को विभा नाम दिया गया, उनका पूरा नाम क्या है? तो विभा जी का पूरा नाम है विभा चौधरी। ठीक है, विभा चौधरी पाई मिसान अवपरमाणु कण यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, विभा चौधरी जी के द्वारा पाई मिसान नामक एक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की गई थी। ठीक है, और इनको सम्मान देते हुए एक बौने तारे का नाम HD 86081 का नाम बदल करके कर दिया गया है विभा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। 28 दिसंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 289 दिन व्यतीत करने के साथ ही किस महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान यानी कि लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया? तो सबसे अधिक अवधि तक अंतरिक्ष में रहने वाली 289 दिनों तक। ठीक है, 289 दिनों तक और सबसे अधिक अवधि तक। ठीक, 289 दिन जो कि सबसे अधिक अवधि है, उस अवधि तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का नाम है क्रिस्टीना कोच। ठीक है, इसके पूर्व यह रिकॉर्ड था पेगी विट्सन के नाम, जो कि 288 दिन अंतरिक्ष में रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है, निश्चिंत रहिए आप। अंतरिक्षीय कचरे एवं अन्य खतरों से भारतीय अंतरिक्षीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा प्रारंभ योजना कौन सी है? तो अंतरिक्षीय खतरों से या फिर अंतरिक्षीय परिसंपत्तियां जो भारत की हैं उनकी सुरक्षा के लिए इसरो द्वारा जो है प्रोजेक्ट नेत्र की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, इथियोपिया का पहला उपग्रह कौन सा है जिसका प्रक्षेपण 20 दिसंबर 2019 को चीन के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा किया गया?
तो इस उपग्रह का नाम है ETRSS-1, ठीक, जो कि इथियोपिया का उपग्रह है। इसका लॉन्च चीन के द्वारा किया गया अपने लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा अपने ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से, ठीक है, जो कि डेट क्या थी, 20 दिसंबर 2019। चलिए नेक्स्ट, नवंबर 2019 में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल ने यूरोपा की सतह पर पहली बार जल वाष्प की उपस्थिति की पुष्टि की। यूरोपा किसका उपग्रह है? तो यूरोपा जो है वह बृहस्पति का एक चांद है, ठीक बृहस्पति का एक सैटेलाइट या उपग्रह है जिस पर गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा दावा किया गया कि जल वाष्प है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी कि एनुलर सोलर इक्लिप्स की घटना कब घटित हुई? तो वलयाकार सूर्य ग्रहण की घटना 26 दिसंबर 2019 को घटित हुई। चलिए नेक्स्ट, 17 दिसंबर 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? तो डेट याद रहनी चाहिए, 17 दिसंबर 2019 को रविशंकर प्रसाद जी द्वारा जो है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो वर्ष 2022 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके माध्यम से इंटरनेट सेवा को और बेहतर किया जा सकेगा, ठीक है। वैसे लास्ट वाली लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, है कि नहीं? चलिए, 3 दिसंबर 2019 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किए गए रोटा वायरस के एक नए टीके का नाम क्या है? तो रोटा वायरस का जो नया टीका है उसका नाम है रोटावैक 5D, ठीक है। 3 दिसंबर 2019 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अरवेबो को मंजूरी प्रदान की। अरवेबो क्या है? तो अरवेबो जो है वह इबोला की रोकथाम के लिए एक टीका है, ठीक है। अरवेबो नाम याद रखें, ठीक है। अरवेबो जो है इबोला की रोकथाम हेतु एक टीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वह कौन सा देश है जहां हाल ही में पिछले 27 वर्षों में पोलियो रोग का पहला मामला दर्ज किया गया? तो पिछले 27 वर्षों में पोलियो रोग का पहला मामला दर्ज किया गया मलेशिया में, ठीक है। यानी 27 वर्षों से वहाँ पोलियो रोग नहीं था, लेकिन हाल ही में पता चला पहले मरीज का, ठीक। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ISFR 2019 इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 कब जारी की गई? तो देखिए, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण का क्षेत्र 71.22 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 7,12,249 वर्ग किलोमीटर तक का है, ठीक है। ISFR 2019 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश में है, यानी कितना? 77,482 वर्ग किलोमीटर। निश्चिंत रहिए, उधर जो डिस्क्रिप्टिव करंट वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वहाँ पर ISFR की पूरी डिटेलिंग दी हुई है, हम देख लेंगे वहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 11 जनवरी 2020 को LCA यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के नौसैन्य संस्करण ने पहली बार किस विमानवाहक पोत पर लैंडिंग में सफलता प्राप्त की? तो तेजस के नौसैन्य संस्करण ने INS विक्रमादित्य पर लैंडिंग करने में पहली बार सफलता प्राप्त की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 2 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। ये प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित है? तो एक प्रयोगशाला बेंगलुरु में है, एक मुंबई, दूसरी चेन्नई, तीसरी कोलकाता, चौथी हैदराबाद में है। चलिए देखिए, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में DRDO के 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करके इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया गया 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह कौन सी मिसाइल है जिनका 16 नवंबर 2019 को भारत द्वारा प्रथम रात्रि परीक्षण किया गया या फर्स्ट नाइट ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न किया गया? तो 16 नवंबर 2019 को भारत के द्वारा जो है अग्नि 2 मिसाइल का फर्स्ट नाइट ट्रायल किया गया या फिर प्रथम रात्रि परीक्षण किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, 27 दिसंबर 2019 को जोधपुर एयरबेस में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना ने किस विमान की अंतिम स्क्वाड्रन को सेवा मुक्त कर दिया? तो भारतीय वायुसेना द्वारा MiG-27 स्क्वाड्रन को जो है 27 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त कर दिया गया अपने जोधपुर एयरबेस में आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से, ठीक है, या एक कार्यक्रम के दौरान, ठीक है। देखिए, MiG-27 जो है भारतीय वायुसेना में वर्ष 1985 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, 7 से 20 दिसंबर 2019 के मध्य 8वें भारत चीन संयुक्त प्रशिक्षण अभियान हैंड इन हैंड 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैंड इन हैंड का आयोजन उमरोई, मेघालय में किया गया। या हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और चीन के मध्य होता है, जो कि इस बार 8वां संस्करण आयोजित हुआ था 7 से 20 दिसंबर 2019 के मध्य। डेट, टाइम, देश और स्थान सब आपको याद रखना, क्योंकि भारत और चीन के बीच इसमें विवाद की स्थितियाँ बनी हुई है,
तो हो सकता है प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाए। ठीक, नेक्स्ट 19 एवं 20 दिसंबर 2019 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित मिसाइल प्रणाली के 2 परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किए गए। तो वह कौन सी मिसाइल थी? तो पिनाका मिसाइल प्रणाली के 2 परीक्षण किए गए चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से। ठीक है, 19 और 20 दिसंबर 2019 को DRDO के द्वारा। नेक्स्ट 18 नवंबर 2019 को जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 की सूची के अनुसार वर्तमान में विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वर्तमान में विश्व में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है समिट सुपर कंप्यूटर अमेरिका। ठीक है, जो कि 18 नवंबर 2020 की टॉप 500 की सूची के अनुसार। लेकिन जून 2000 जारी में एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह बताया गया कि अब जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर है, जबकि अमेरिका का समिट दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, चलिए फुगाकू अगर रहेगा तो आपको जो है फुगाकू पे टिक करना है, वरना अन्यथा समिट तो रहेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 16 नवंबर 2019 को स्वदेश निर्मित नाभिकीय सक्षम यानी कि परमाणु हथियारों से सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप से सफल रात्रिकालीन एकीकृत परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो अग्नि 2 की सफल मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक की है। यह सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है और इसका परीक्षण जो है रात्रिकालीन परीक्षण 16 नवंबर 2019 को ओडिशा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप या फिर जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था वहाँ से किया गया। ठीक है, यहीं पर एक परीक्षण रेंज है जिसका नाम है चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज। ठीक है, वहीं से इसका परीक्षण किया गया था, कंफ्यूज मत हुआ करिए। ठीक, नेक्स्ट 20 नवंबर 2019 को भारत ने स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 परमाणु सक्षम है सब पृथ्वी 2 मिसाइल का एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है, तो अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों ही मिसाइलें सतह से सतह मार करने वाली हैं, दोनों ही मिसाइलें नाभिकीय क्षमता से युक्त यानी कि परमाणु क्षमता से युक्त हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नवंबर 2019 में जारी विश्व के सुपरफास्ट कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में 500 सूची के 54वें संस्करण में भारत के कितने सुपर कंप्यूटरों को स्थान मिला? तो भारत के 2 सुपर कंप्यूटर इस सूची में शामिल हुए जिनके नाम क्रमशः प्रत्यूष और मिहिर हैं। नेक्स्ट इजरायली कंपनी NSO ग्रुप द्वारा विकसित उस स्पाईवेयर का नाम क्या है जो हाल ही में व्हाट्सएप के माध्यम से प्रयोक्ताओं यानी व्हाट्सएप के उपयोगकर्ताओं के मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होकर उन्हें संक्रमित करने के कारण चर्चा में रही? तो इजरायली कंपनी NSO द्वारा एक स्पाईवेयर या फिर बग विकसित किया गया अथवा वायरस विकसित बनाया गया था व्हाट्सएप के लिए जिसका नाम था पेगासस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 30 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 से वर्ष 2016 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार 2012 से 16 तक में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा थी 68.7 वर्ष। ठीक है, देखिए नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार 2017 में भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर 20.2 दर्ज की गई। ठीक है, याद करने वाले ये सारे फैक्ट हैं। ठीक है, याद रखिए आप लोग। जीवन प्रत्याशा 2012 से 16 के बीच 68.7 ईयर रही। ठीक है, ये परसेंट आ जाता है। चलिए, और जो है 1000 जनसंख्या पर जन्म दर कितनी रही? तो 20.2%। नेक्स्ट, देश में पशुधन को प्रभावित करने वाले किन रोगों के उन्मूलन हेतु हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो मथुरा में जो है फुट एंड माउथ रोग और ब्रुसोलिस रोग के निदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अक्टूबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सदस्य देशों द्वारा अंगीकृत सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा ठीक है, यानी कि कोलंबो डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट। ठीक है, के तहत वर्ष 2030 तक नाइट्रोजन कचरे में कितने प्रतिशत कटौती का लक्ष्य रखा गया है? तो नाइट्रोजन में आधी कटौती यानी कि 50% कटौती का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। ठीक है, कोलंबो डिक्लेरेशन के माध्यम से। ठीक है, सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो डिक्लेरेशन के माध्यम से 50% नाइट्रोजन की कटौती का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम के सदस्य देशों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, किन 2 संगठनों के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में ओजोन छिद्र वर्ष 1982 के बाद सबसे छोटा देखा गया? तो नासा और
नोवा, ठीक, इन दोनों वैज्ञानिक संगठनों द्वारा यह दावा किया गया कि 2019 में जो ओजोन छिद्र बड़ा था वह 1982 के बाद सबसे छोटा दिखा गया, ठीक है। यानी कि बड़ा का मतलब ओजोन छिद्र तो था ही था, लेकिन 1982 के बाद उसका आकार घटते घटते 2019 में सबसे छोटा हो गया है, ठीक है। चलिए, 21 से 22 अक्टूबर 2019 को भारतीय वायुसेना द्वारा ट्राक द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ट्राक द्वीप बोल रहे हैं, ठीक है, ट्राक द्वीप से गतिशील प्लेटफॉर्म से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक गतिशील प्लेटफॉर्म, यानी कि किसी, मान लीजिए कि जहाज वाहक पोत या किसी प्रणाली से जो कि चल रहा था, ठीक है, गतिशील अवस्था में था, उसकी गतिशील अवस्था में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, ट्राक किया अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 21 से 22 अक्टूबर 2019 को, ठीक, भारतीय वायुसेना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, 28 सितंबर 2019 को मुंबई स्थित मझगांव, ठीक, माझगांव नहीं, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस पोत का जलावतरण किया? तो 28 सितंबर 2019 को मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में आयोजित समारोह में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा INS नीलगिरी का जलावतरण किया गया, ठीक है, जिसकी विस्थापन क्षमता 6700 टन है और इसकी कुल गति है 28 नॉट। नॉट जो है समुद्री गति को नापने के लिए किया जाता है उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट, 25 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रोग के नियंत्रण हेतु व्यापक प्रतिरक्षण अभियान को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 नवंबर 2019 को जो है फाइलेरिया रोग के निदान के लिए व्यापक प्रतिरक्षण अभियान को लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में वाहनों में डीजल के जमने की समस्या के मद्देनज़र 17 नवंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र हेतु विशेष शीत ऋतु ग्रेड यानी कि विंटर ग्रेड डीजल को लॉन्च किया? तो विंटर ग्रेड डीजल जो है वह लद्दाख क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया, ताकि वहाँ जो पहाड़ी क्षेत्रों में डीजल जम जाता था वह जमे ना, ठीक है। यह 17 नवंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, 21 से 22 नवंबर 2019 के मध्य नई दिल्ली में क्वाड देशों हेतु पहले काउंटर टेररिज्म अभियान यानी कि CTTTX पूरा नाम है, CT-TTX, ठीक है, इसका पूरा नाम है। यह क्या है? क्वाड देशों हेतु पहले काउंटर टेररिज्म अभ्यास, ठीक है, का आयोजन किस भारतीय संगठन द्वारा किया गया? तो CTTTX का आयोजन जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के द्वारा किया गया 21 से 22 नवंबर 2019 के मध्य नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट, 2 नवंबर 2019 में नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बृहस्पति ग्रह के किस उपग्रह पर जलवाष्प की उपस्थिति दर्ज की गई? तो ऊपर बात हुई यूरोपा पर, ठीक है। नेक्स्ट, 11 नवंबर 2019 को किस संगठन ने वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से 60 लघु स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? जो 60 लघु स्टारलिंक उपग्रह हैं वे स्पेस एक्स के हैं, जिसके माध्यम से स्पेस एक्स का प्लान है कि वह सैटेलाइट के माध्यम से संपूर्ण विश्व को इंटरनेट की कवरेज प्रदान करेगा, ठीक है। चलिए, इनका प्रथम प्रक्षेपण किया गया था 11 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2019 को विश्व स्वास्थ्य, इसकी सैटेलाइटों की संख्या 60 नहीं, यह करीब 2000 के आसपास है। यह पहला खेप गया था या फिर पहली यूनिट गई थी, ठीक है। चलिए, 15 नवंबर 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा अनुमोदित टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन TCV को अपने नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो WHO द्वारा अनुमोदित TCV वैक्सीन जो कि टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है, उसको अपने प्रतिरक्षण कार्यक्रम यानी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बना पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट, 16 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस रोग से निपटने हेतु सांस, ठीक, अभियान को लॉन्च किया गया? तो सांस अभियान को निमोनिया रोग से के नियंत्रण हेतु लॉन्च किया गया, ठीक है, 16 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में पूर्णतः विद्युत चालित पहले प्रायोगिक विमान एयरक्राफ्ट X-57 मैक्सवेल का अनावरण किया? तो देखिए, एयरक्राफ्ट X-57 मैक्सवेल पूर्णतः विद्युत चालित प्रायोगिक विमान था जो कि नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। प्रायोगिक यानी प्रयोग के स्तर पर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। विमान का नाम तो X-57 मैक्सवेल था। नेक्स्ट, किस संगठन ने भारत के वेब आधारित ऐसे पहले संग्राहक यानी कि फर्स्ट रिपोजिटरी को लॉन्च किया जिसमें पिछले 60 वर्षों के दौरान किए गए वायु गुणवत्ता संबंधी अध्ययनों का आकलन किया जाता है? तो देखिए,
नीरी द्वारा यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने जो है पहले ऐसे रिपॉजिटरी सिस्टम को लॉन्च किया है जिसमें भारत के पिछले 60 वर्षों के वायु गुणवत्ता संबंधी अध्ययनों को संकलित या फिर रखा जा सकता है सुरक्षित तरीके से। ठीक, नेक्स्ट, किस देश ने अल्जाइमर रोग के उपचार हेतु ओलिगोमैनेट नामक दवा के प्रयोग को स्वीकृति प्रदान की? तो ओलिगोमैनेट नामक दवा जो है वह अल्जाइमर रोग के उपचार हेतु प्रयोग की जाती है और इसको स्वीकृति प्रदान करने वाला देश बना है चीन। ठीक, नेक्स्ट, डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला में इग्नाइटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया? तो डीआरडीओ की पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि हेमरल HEMRL, ठीक है, हेमरल प्रयोगशाला कहाँ पर है? पुणे स्थित है। यहाँ पर जो है डीआरडीओ के द्वारा इग्नाइटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। ठीक, नेक्स्ट, पृथ्वी के आयन मंडल आयनोस्फीयर के अध्ययन के लिए 10 अक्टूबर 2019 को अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? तो आइकॉन नाम है, जिसका प्रतिष्ठा नासा के द्वारा किया गया। किस लिए किया, किस उद्देश्य हेतु? तो इसका प्रक्षेपण की इस आयन मंडल के या फिर आयनोस्फीयर के, पृथ्वी के आयन मंडल या आयनोस्फीयर के अध्ययन के लिए किया गया 10 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, आइकॉन का पूरा नाम क्या है? आयनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बस खत्म होने वाला है, निश्चिंत रही। इसके बाद मुश्किल से थोड़ा सा बचेगा। ठीक है, मछुआरों को संभाव्य मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों की जानकारी, लाइक करते चलिए। देखिए, मछुआरों को संभाव्य मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों की जानकारी तथा समुद्री स्थिति संबंधी पूर्वानुमान उपलब्ध कराने सहित आपदा संबंधी चेतावनियों के संचार और आपातकालीन सूचनाओं के प्रभावी प्रसार हेतु 9 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई प्रणाली का नाम क्या है? देखिए, यह इस प्रणाली का कार्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आइकॉन भी इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखिएगा। देखिए, मछुआरों के देखिए नाम जान लीजिए पहले, इसका नाम जेमिनी है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? गगन इनेबल्ड मरीनर इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम अगर आपको याद हो जाएगा तो कार्य अपने आप पता चल जाएगा। कार्य इसका यह है कि जो मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है उनकी जानकारी देता है मछुआरों को, साथ ही साथ समुद्र की स्थिति के संबंध में पूर्वानुमान भी उपलब्ध कराया जा सकता है, आपदा से संबंधित चेतावनी भी जारी की जा सकती है, आपदा संचार का भी काम किया जा सकता है, आपातकालीन सूचनाओं का प्रभावी प्रसार भी किया जा सकता है जेमिनी के द्वारा। ठीक है, यह बोट पर ही एक प्रकार का लगाया जाने वाला वो है, डिवाइस है। नेक्स्ट, 7 अक्टूबर 2019 को मुख्य स्वास्थ्य ओरल हेल्थ संबंधी सूचनाओं और ज्ञान के प्रसार पर पहले राष्ट्रीय डिजिटल मंच को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका क्या नाम है? तो ई दंत सेवा को लॉन्च किया गया, जो कि पहली राष्ट्रीय डिजिटल मंच है ओरल हेल्थ के लेकर के। ठीक है, जिसे 7 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा? नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, के सहयोग से देश के पहले ई अपशिष्ट क्लिनिक यानी कि ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक स्थापित किया जाएगा भोपाल में। ठीक है, CPCB की सहायता से और भोपाल नगर निगम। नेक्स्ट बताइए, 5 अक्टूबर 2019 को के मध्य बकलोह हिमाचल प्रदेश में नोमैडिक एलिफेंट नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ? तो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है भारत और मंगोलिया के बीच होता है। ठीक है, जो कि इस बार 5 से 18 अक्टूबर के मध्य बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। यह जो है 14वां संस्करण था नोमैडिक एलिफेंट का। ठीक है, भारत और मंगोलिया चीन के ऊपर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, चीन के ऊपर, रूस के नीचे मंगोलिया। ठीक, चलिए, अक्टूबर 2019 में भारतीय थल सेना द्वारा सबसे बड़े पहाड़ी युद्धाभ्यास, ठीक है, माउंट कॉम्बैट एक्सरसाइज का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इस अभ्यास का नाम क्या था? तो इस अभ्यास का नाम था हिम विजय। पहाड़ी युद्धाभ्यास है या माउंट कॉम्बैट एक्सरसाइज है, जिसका आयोजन भारतीय थल सेना द्वारा किया गया था। ठीक है, भारतीय थल सेना द्वारा किया गया एक अभ्यास था हिम विजय, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। यह अब तक का सबसे बड़ा पहाड़ी युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट, सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने वर्ष 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड का नामकरण भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक के नाम पर कर दिया है। वह शास्त्रीय गायक कौन है? तो पंडित जसराज जी के नाम पर नासा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, सितंबर 2019 में एक मानव रहित रोबोटिक कार्गो अंतरिक्ष यान कोनोटरी, ठीक, 8 कोनोटरी इसका पूरा नाम है, कौनोटोरी 8, ठीक, कौनोटोरी 8 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्गो की आपूर्ति हेतु लॉन्च किया गया। विश्व के सबसे बड़े परिवहन अंतरिक्ष यान कौनोटोरी 8 को किस देश ने लॉन्च किया? तो कौनोटोरी 8 जो कि कार्गो यान है, ठीक है, विश्व अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक कार्गो यान का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो परिवहन के लिए किया जाता है। किस चीज़ के? सामानों या फिर
जो भी अंतरिक्ष यात्रियों को आवश्यकता हो उसके परिवहन के लिए किया जाता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कार्गो का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है, अंतरिक्ष कार्गो का प्रयोग, ठीक है। अंतरिक्ष कार्गो था यह कोनोटोरी 8, ठीक है। यह जो है जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक। यह ISS में सामानों को पहुंचाने का काम करेगा। कोनोटोरी 8 भैया, है कि नहीं। चलिए 23 सितंबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित भारतीय लघु उपग्रह कौन सा था? तो 23 सितंबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक भारतीय लघु उपग्रह रमनसेट 2 को लॉन्च किया गया, ठीक है। रमनसेट 2 को एक 17 वर्षीय भारतीय छात्र आभास सिक्का द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट बताइए, सौरमंडल के किस ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा की गई? तो शनि ग्रह के जो है 20 नए चंद्रमाओं की खोज या 20 नए उपग्रहों या 20 नए सैटेलाइट की खोज की गई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, ठीक है। और इस 20 नए ग्रहों की खोज के बाद जो है वर्तमान में सौरमंडल में शनि के कुल उपग्रहों की संख्या 82 हो गई, जो कि उपग्रह या फिर चंद्रमाओं की संख्या 82 हो गई, जो कि प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या के मामले में सर्वाधिक है, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, या फिर शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो वह है टाइटन। नेक्स्ट, सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने नवजात शिशुओं में होने वाले आनुवांशिक रोगों से निपटने के लिए किस पहल को लॉन्च किया? तो उम्मीद पहल को लॉन्च किया गया। नवजात शिशुओं में होने वाले आनुवांशिक रोगों से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर 2019 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम एवं काकीनाडा में पहला ट्राई सर्विस या त्रिसेवा भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? तो टाइगर हमारा ट्रम्प उनका, ठीक। टाइगर ट्रम्प के नाम से जो है एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज की गई थी भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाड तट पर नवंबर 2019 में, ठीक है। ट्राई सर्विस यानी थल, जल और वायु तीनों सेनाओं के द्वारा मिल करके। नेक्स्ट, किस प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में वर्ष 2020 को मनाने का निर्णय लिया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा। हालांकि यह जो है ईयर ऑफ कोरोना हो गया 2020। चलिए, हाल ही में खगोलविदों ने पहली बार पृथ्वी की तरह तापमान वाले किस बहिर्ग्रह या एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में जल की खोज की? तो खगोलविदों यानी एस्ट्रोनॉमिस्टों के द्वारा जो है K2 18b की खोज की गई, जो कि एक एक्सोप्लैनेट है जिसके वायुमंडल में जल का पता लगाया गया, ठीक है। और इसका तापमान पृथ्वी की ही तरह है, K2 18b, नाम याद रखिए। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 के अंत तक विवादित खरपतवार नाशक रसायन ग्लाइफोसेट के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया? तो जर्मनी द्वारा जो है खरपतवार नाशक एक रसायन ग्लाइफोसेट के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया वर्ष 2023 के अंत तक ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 9 नवंबर 2019 को कजाकिस्तान स्थित बायकोनूर स्पेस पोर्ट में रूसी प्रोटॉन रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किए गए पहले व्यावसायिक उपग्रह की मरम्मत में सक्षम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो उपग्रहों की मरम्मत के लिए पहले व्यावसायिक अंतरिक्ष यान का नाम है मेव 1, ठीक है। मिशन एक्सटेंशन व्हीकल 1, ठीक है। उपग्रहों की मरम्मत के लिए पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष यान है जिसे रूसी रॉकेट प्रोटॉन के द्वारा लॉन्च किया गया था कजाकिस्तान स्थित बायकोनूर स्पेस पोर्ट से 9 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चीज़ों को तोड़ने का प्रयास करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाती हैं किताबें। चलिए, मेव 2 मिशन एक्सोप्लैनेट व्हीकल, ठीक है। हमारा भी मिशन वैज्ञानिक परिदृश्य खत्म होने वाला है और हम चर्च व्यक्ति पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए, 2 से 13 सितंबर 2019 के मध्य मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक यानी कि UNCCD COP14 का आयोजन कहाँ किया गया? तो UNCCD COP14 का आयोजन नई दिल्ली में 2 से 13 सितंबर 2019 के मध्य किया गया था। पूरा नाम क्या है UNCCD का? यूनाइटेड नेशन कॉम्बैक्ट फॉर डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, ठीक। इसकी COP14 का आयोजन जो है 2 से 13 सितंबर के मध्य जो है नई दिल्ली में किया गया। यह मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र के पक्षकारों का एक सम्मेलन है, ठीक है। नेक्स्ट, नई दिल्ली 2 अगस्त 2019 में अनाथालय में रह रहे बच्चों से वृद्धाश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो उस मोबाइल ऐप का नाम है मैत्री मोबाइल ऐप, ठीक है। इसके माध्यम से अनाथालय में जो बच्चे रहे उनको
और वृद्धाश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है, ताकि हमारी प्राचीन संस्कार और आधुनिक या फिर भविष्य का एक दूसरे के साथ मेल हो सके और वे एक दूसरे में सिंचित और संयुक्त रूप से आगे बढ़ सकें, ठीक है, भविष्य में भी परंपराएं जीवित रहे, ठीक है, मैत्री मोबाइल ऐप के माध्यम से ऐसा प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट, अगस्त 2019 में रूस द्वारा विश्व का पहला फ्लोटिंग या फिर तैरता परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो अकादमिक लोमोनोसोव, ठीक है, अकादमिक लोमोनोसोव विश्व का पहला तैरता परमाणु रिएक्टर है जो कि रूस द्वारा लॉन्च किया गया अगस्त 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट, 24 अगस्त 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा FSSAI, ठीक है, FSSAI द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला NFL का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो FSSAI के राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन गाजियाबाद में 24 अगस्त 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया, ठीक है। थोड़ा सा कहीं कहीं जो है गड़बड़ा जा रहा है कि नहीं? मैं भी थक गया हूँ लग रहा है। चलिए ख़त्म करते हैं इसे। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से किस रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण किया गया? तो देखिए GSLV Mark 3 M1 का लॉन्च किया गया, ठीक है, 22 जुलाई 2020 को, ठीक, इसके माध्यम से भारत के चंद्रयान 2 मिशन को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। चलिए देखिए, चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं 20 मई 2000, उस रॉकेट का नाम याद रखिएगा GSLV Mark 3 M1, ठीक है, M2 M4 के साथ आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। देखिए 20 मई 2019 को किन 4 मापक इकाइयों की नई परिभाषाएं पूरे विश्व में लागू की गई? तो किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन और मोल की अब नई मापक इकाइयों या नई मापक इकाई जो मापक इकाइयाँ हैं उनकी नई परिभाषाएं लागू की गई, ठीक है, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन और मोल, ठीक है। अब किलोग्राम को प्लांट नियतांक के आधार पर मापा जाएगा, एम्पियर को मूल विद्युत आवेश के आधार पर परिभाषित किया जाएगा, केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक के द्वारा परिभाषित किया जाएगा और मोल को अवोगाद्रो नियतांक के द्वारा परिभाषित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विश्व का मलेरिया का पहला टीका क्या है? तो विश्व के मलेरिया का पहला टीका है RTS-S, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मारिक्विरिक्स, ठीक है, मारिक्विरिक्स मलेरिया का पहला टीका है विश्व का, जिसको जो है शॉर्ट में बोलते हैं RTS-S, ठीक है। चलिए भैया, इसी के साथ ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार और लाइक करते चलिए। थैंक यू वेरी मच।